सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग यशद भस्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और मैं जो भी पढ़ाऊंगा मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी ने जो हमें सिखाया है, जो नोट्स दिए हैं उसके आधार पर और कुछ प्रैक्टिस का अपना अनुभव ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, क्योंकि आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ अपने चिकित्सा को और सफल बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसा कभी घमंड नहीं करते कि हमको सब कुछ आता है तो भी हम और उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। और एक बार रिवीजन होना बहुत जरूरी है। हर मेडिसिन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हमारे पास पेशेंट आए, अभी वो प्रीति जुकारिया मैडम है, उनकी एक पीसीओडी की पेशेंट है, वो इतना अच्छी हो गई, 80% ठीक हो गई है। तो ये हम जितना चर्चा करते हैं उतना हमारा चिकित्सा जो है वो और सफल हो जाता है। तो मैं सभी को, एक मिनट रुके, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट करता हूँ। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और यशद भस्म जो है, आप लोगों ने रस शास्त्र में यशद भस्म पढ़ा है, लेकिन हम उसी को अभी सबके सामने रिवाइज करेंगे और उसका अलग अलग व्याधियों में किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि हमारा मतलब उसका उपयोग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ चीजें विजुअलाइज करके हम लोग पढ़ते हैं तो याद रहती हैं। तो अभी ये देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे यशद भस्म दिख रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ, ये यशद भस्म है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यशद भस्म जो रहता है वो क्या रहता है, तो एक यशद जो है यह सुप्रसिद्ध धातु है। और यह कहाँ पे मिलता है, तो जो इसके खदान रहते हैं, जैसे चेन्नई में है, मद्रास में है, बंगाल में है, राजस्थान में राजपुताना रेंज है, पंजाब है, वहां से ये यशद निकलता है। तो एक तरह का ये धातु है यशद। तो इसका रंग सफेद होता है और इसका उपयोग जो है व्यापारी लोग किस में करते हैं, यशद धातु का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सुराही बनाने के लिए, हुक्का जो लोग पीते हैं ना, गुड़गुड़ी, हुक्का बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, कटोरी थाली बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यह पानी से 8 गुना भारी होता है। स्पेसिफिक डेंसिटी जो है
ये वाटर से थोड़ा ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा है। और इसको रसक भी बोलते हैं, रसक सत्व या खरपर बोलते हैं। और इसका ही प्रयोग हमारे जो वसंत कल्प है, जैसे कि स्वर्ण मालिनी वसंत, मधुमालिनी वसंत, लघु मालिनी वसंत, फिर वसंत कुसुमाकर, तो उनमें इसका प्रयोग किया गया है। इसको हम रसक सत्व या खरपर भी बोलते हैं। और इसका प्रयोग सबसे पहले भाव प्रकाश में और आयुर्वेद प्रकाश नाम के ग्रंथों में मिलता है। जो मध्यकालीन भारत था, जब बहुत सारे अटैक होते, मुगल लोग आ रहे थे उसके पहले, तो मध्यकालीन भारत में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा रस शास्त्री जो चिकित्सक थे उन लोगों ने बहुत अपने चिकित्सा में प्रयोग करने लगे। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 7 है। और इसको अगर हम लोग देखें मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो 420 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और यह इवेपोरेट कब हो जाता है, तो 907 डिग्री सेल्सियस पे ये इवेपोरेट होके हवा की तरह उड़ जाता है। और इसका भस्म जो बनाते हैं वह, इसका भस्म का बनाने के बाद, शोधन मारण के बाद, तो 1400 डिग्री सेल्सियस में ये उड़ने लगता है इसका भस्म। भस्म तो एक तरह का राख होता है जो हम शोधन और फिर मारण करके कुट दे के राख बनाते हैं, तो उसको हम भस्म बोलते हैं। खुली हवा में अगर हम ये रख दें यशत को, तो ये नीली ज्वालाओं के रूप में जलकर फिर सफेद बन जाता है, वाइट बन जाता है। और इसे जस्ते का फूल या मोती कहते हैं। राजस्थान और पंजाब में इसको अंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जयपुर में इसकी मल्ली बनती है, बहुत प्रसिद्ध है। और यह पुष्पांजन के रूप में भी, क्योंकि पुष्पांजन है, आंखों के लिए बहुत उपयोगी रहता है। यशत भस्म का प्रयोग आंखों की बीमारियों के लिए होता है। जैसे ग्लूकोमा है, फिर ये कंजक्टिवाइटिस है, आंखों की बीमारियों में अभी हम वही चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम शोधन करना है तो जो यशद है, जो भारी है, सफेद है, चमकदार है, दांतों के समान मोटा है, और जिस तरह से सूजी होता है उसके तरह वह मोटा मोटा है, ऐसे दानेदार, वह उत्तम समझा जाता है। और उसी का भस्म हम अंजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसको हम लोग तैलम तथा तेलम यथा मूत्रे यार ना लजे ऐसे जो बोलते हैं ना, तो 7 7 बार अन्य धातुओं की तरह जो सामान्य शोधन होता है, तो इसमें हम तेल में इसको गर्म करके डुबाते हैं, पूरा गर्म करके लाल करके फिर डुबाते हैं, तक्र में डुबाते हैं, गोमूत्र में, कांजी में बुझाते हैं। और तेज आंच में कढ़ाई में रखकर इसको गलाकर पतला करके गोदुग्ध में भी बुझाते हैं। तो ऐसा 21 बार गोदुग्ध में, पहले 7 बार उसमें किया, 7 7 बार तेल में, तक्र में, गोमूत्र में, कांजी में, उसको करने के बाद 21 बार गोदुग्ध में बुझाते हैं। तो ये पतला द्रव के समान बन जम जाता है, और जिस तरह से मलाई होता है, दूध के ऊपर मलाई होता है, उस तरह से जम जाता है। तो उसको फिर फेंकना नहीं है, बचा हुआ जो जस्ता है उसको गर्म करके बुझाते रहना है। तो जब ये बना रहे हैं तो दूध में ये डालने से उछलने लगता है, ऐसा देखा जाता है। तो इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, सुखा के फिर इसकी भस्म बनाते हैं। तो ये तो अभी शोधन हो गया कि हम अलग अलग धातुओं में, गोदुग्ध में, अलग अलग द्रव्यों में, जैसे तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी में हम शोधन कर रहे हैं। सामान्य शोधन, विशेष शोधन के लिए गोमूत्र में हम बुझा रहे हैं। उसके बाद में मारण होता है, जहां हम भस्म बनाते हैं। भस्म बनाते टाइम एक तरह से राख बनाते हैं, और वह पूरी तरह से नैनो पार्टिकल्स में राख की तरह वो बन जाता है। तो क्या करते हैं कि कढ़ाई में आग पर हम नीम के जो गीले पत्ते होते हैं उसमें डालकर उसका चूर्ण डाल देते हैं, गीले पत्तों का चूर्ण सूखते जाएगा कढ़ाई में, और हम यशद डाल देते हैं। तो वो पिघलाते हैं नीम के पत्तों के साथ। तो वो करते रहते हैं और नीम के डंडे से ही उसको चलाते रहते हैं। तो चूर्ण हो जाता है। फिर 4 5 घंटे तक उसको तीव्र अग्नि देते हैं। फिर वो जब शीतल हो जाता है तो बर्तन में कपड़ा बांधकर रख देते हैं, और थोड़ी थोड़ी भस्म डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर चलाते रहते हैं। फिर इस तरह से उसको फिर छानते रहते हैं, कपड़े डाल के और छानते रहते हैं। तो इस तरह से यह भस्म हमें मिल जाती है। फिर उसको क्या करते हैं कि कुमारी का स्वरस जो होता है, एलोवेरा का जो स्वरस होता है, उसमें भावना देकर फिर उसकी टिकिया बना देते हैं, और सराव संपुट में डालकर, और मुल्तानी मिट्टी और कपड़ा डाल के सराव संपुट में डालकर, और उसको गजपुट देते हैं। गजपुट एकदम तीव्र देते हैं, और 10 से 12 फुट या कभी कभी 21 फुट देते हैं। तो इस तरह से यह भस्म बन जाता है। फिर इसको घुटाई कर देते हैं, जो टिकिया है वो पूरा भस्म बन जाता है, उसको फिर से घोट देते हैं, और फिर महीन कपड़े से छान देते हैं, और फिर कांच के शीशी में या चीनी मिट्टी के पात्र में रख देते हैं।
तो इस तरह से इसका भस्म बनता है। अब इसका प्रयोग जो है वो आधा रत्ती से एक रत्ती मतलब 125 mgm तक इसका यशद भस्म का प्रयोग होता है। अनुपान इसका शहद होता है, मलाई होता है, मक्खन होता है, मिश्री होता है, या जो रोग है उसके हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भस्म जो होता है ना वो तिक्त रसात्मक होता है, बहुत ही कड़वा होता है, कषाय रसात्मक होता है, शीत वीर्यात्मक ठंडा भस्म है ये, और पित्त का नाश करने वाला है, मतलब हाइपर एसिडिटी वगैरह है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। आंखों के लिए लाभदायक है यशद भस्म। जब भी आप लोग सोच रहे हैं तो आंखों का विचार करिए, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। पांडु रोग, प्रमेह रोग, श्वास को नष्ट करता है। नेत्र रोग में बहुत ही अच्छा फायदा होता है। जैसे आंखों में दर्द हो रहा है, चक्षु शूल हो रहा है, नेत्र में बहुत शूल हो रहा है, आंखों में बहुत ज्यादा ऐसे दाने दाने आ गए पलकों के नीचे अंदर अंदर की तरफ, या आंख रेड हो गई बहुत ज्यादा, रेडनेस हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, उसमें यशद भस्म का प्रयोग करते हैं, जिसको हम आंख आना बचपन में बोलते थे, आंखें आ गई, मतलब कंजक्टिवाइटिस हो जाता था। तो स्कूल में हम लोग को ऐसे नहीं जाने देते पेरेंट्स, हम लोग काला चश्मा पहन के जाते थे। तो उस टाइम पे तो एक ट्यूब टाइप आता था, लॉरेन फेनेकॉल ऐसे कोई तो एंटीबायोटिक का एक ट्यूब डालते थे आंख में, कंजक्टिविटीज जब फैलता था ना तो बहुत सारे बच्चों को एक साथ हो जाता था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एयरफोर्स स्कूल जम्मू में, तो मुझे याद है ये चीजें। तो उस टाइम पे अगर यशद भस्म का प्रयोग किया जाए कंजक्टिविटीज में तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसको अंजन के रूप में अगर हम आंखों के पलकों में अंजन के रूप में इसका प्रयोग करें, जैसे सुरमा लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। ग्रीष्म काल में जो छोटे बच्चों को नॉर्थ इंडिया में फोड़े फुंसिया होता है, जो प्रिकली हिट जो बोलते हैं ना कि फोड़े फुंसिया हो जाते हैं, पसीना आते रहता है, धूल मिट्टी जमती है और बहुत पसीना आता है गर्मी के टाइम पे, और फिर वहां पे दाने दाने घमौरियां हो जाती है। ऐसे में घमौरियों में, फोड़े फुंसी में हम यशद भस्म का प्रयोग करें, ऊपर से लगा दें तो, और एक नाइसिल करके एक पाउडर आता है उसमें भी यशद भस्म का प्रयोग है, तो वो अगर हम यशद भस्म लगा देना तो वो पूरा इन्फेक्शन को ठीक कर देता है। इसी तरह से जो नाइट ब्लाइंडनेस के पेशेंट होते हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस में आयुर्वेद में क्या दवाई है, तो यशद भस्म है। इसका प्रयोग करने से त्रिफला के काढ़े के साथ या त्रिफला चूर्ण के साथ मधु और घी विषम मात्रा में डाल के इसका प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। या फिर त्रिफला के क्वाथ में आंखों को वॉश करना है और उसमें यशद भस्म का सुरमा टाइप लगाना है, तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। फोड़ा फुंसी है तो घी में मिक्स करके इसको हम लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग पानी में काम करते हैं तो पैर की उंगलियों के बीच में पानी लग जाता है, वहां इन्फेक्शन हो जाता है, अंगूठा के और उसके या छोटी उंगली और दूसरे उंगलियों के बीच में जो पानी लग जाता है, तो कभी कभी विदारिका बोलते हैं या अलस व्याधि बोलते हैं। तो उसमें हम अगर इस भस्म को घी में मिक्स कर दें या नारियल तेल में या सरसों के तेल में मिक्स करके उंगलियों के बीच में लगा दें अच्छे से साफ करके, तो यह पानी लगने वाला प्रॉब्लम है उसको हील कर देता है। उसी तरह से बच्चों को कभी कभी लिम्फोडेनोपैथी होती है, लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाती है, बच्चों के पीठ में कभी गांठ हो जाती है, छाती के पर हो जाती है, एक्जिला में हो जाती है, तो और ये बढ़ती रहती है। तो ऐसे में अगर हम लोग इसका प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। और यह कषाय और शीतल गुण युक्त है। तो जो मतलब पित्त की बीमारियां हैं और इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, अभी कभी कभी एब्डोमेन में मिसेंट्रिक लिम्फ नोड लिम्फोडेनोपैथी हो जाता है, पेट दर्द होता है और सोनोग्राफी में आता है तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन यशद भस्म का प्रयोग कर दे तो वो इन्फेक्शन, जहां पर भी इन्फेक्शन वाला पैथोलॉजी है, लिम्फ नोड रिलेटेड है, उसमें बहुत अच्छा उपयोग होता है। और कैंसर में भी जहां लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर, जब लिम्फेटिक सिस्टम में वो कैंसर मैलिग्नेंसी जाता है, तब यशद भस्म का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा पैथोलॉजी रुक जाता है और वो जल्दी जल्दी हील होने लगता है। इसी तरह से जहां धातु क्षय हो रहा है, एक ही भस्म है लेकिन अलग अलग व्याधियों में कितना उपयोगी है। तो जब धातु क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है और यूरिन पास करते ही लड़की का स्मरण हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा भी रिएक्शन हुआ और धातु निकलने लगा, ऐसे कंडीशन में अगर हमने, और या फिर कभी कभी नाइटफॉल होता है, स्वप्न दोष होता है, या प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, तो जो बच्चा है या इंसान है बहुत तकलीफ में रहता है कि उसको शुक्र इतना जल्दी निकल जा रहा है, मेंटली और फिजिकली बहुत ही वो ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। ऐसे में शिलाजीत, एक रत्ती और एक रत्ती यशद भस्म को मिलाकर और मलाई या मक्खन के साथ सेवन करें तो धातु क्षय में यशद भस्म बहुत अच्छा काम करता है।
आंखों के लिए जितना अच्छा है, फोड़े फुंसियों के लिए अच्छा है, लिम्फ नोड रिलेटेड जितने भी पैथोलॉजी है उसके लिए अच्छा है। उसी तरह से धातुशय में भी बहुत अच्छा काम करता है। राज यक्ष्मा में भी अगर बहुत ज्यादा गांठ वगैरह आती है, तो वहां पर भी इन्फेक्शन वाली पैथोलॉजी रहती है। ट्यूबरकुलोसिस का, ट्यूबरकुलन बैसिलाई के वजह से बहुत तकलीफ होती है। ऐसी दशा में अगर यशत भस्म में एक रत्ती मोती पिष्टी और सितोपलादी चूर्ण इसका प्रयोग करें, और साथ में हम च्यवन प्राशावले बासावले का प्रयोग करें और बकरी का दूध पिलाएं, तो यह जो है ट्यूबरकुलन जो बैसिलाई है वो मर जाते हैं, और टीबी जैसे कंडीशन में बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इन्फेक्शन वाली पैथोलॉजी में यशत भस्म जो है एक तरह का सबसे उत्तम एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। इस तरह से पांडु रोग है, खून की कमी है, तो यशत भस्म को मंडूर भस्म के साथ जब देते हैं तो, या और मधु के साथ देते हैं, या फिर उसमें दाड़िम के रस के साथ देते हैं, तो ये एचबी लेवल को भी अच्छा कर देता है। पैतिक प्रमेह जब रहता है, जहां में येलो यूरिन आ रहा है, पीत में, हरिद्र में, नील में, मंजिष्ट में, ऐसे जो 6 टाइप के बताए हैं, ऐसे में अगर हम लोगों ने यशत भस्म का प्रयोग किया तो वहां पर भी वो पैथोलॉजी को ठीक करता है। और यशत भस्म को पित्तज प्रमेह में, क्योंकि ये शीत वीर्यात्मक है, कषाय रसात्मक है, तिक्त रसात्मक है, तो प्रवाल चंद्रपुटी के साथ दें, गुडुची तत्व के साथ प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इस तरह से पित्त के और भी बीमारियां होती है, जैसे पित्त ज्वर है, रक्तातिसार है, उसमें तंडुलोदक चावल भिगो के धो के और भिगो के रख दिया रात भर, और सुबह वो पानी छान के वो पानी में मिश्री डाल के पिया, तो उसको बोलते हैं तंडुलोदक। कच्चा चावल का जो पानी भिगोया हुआ, चावल फूलने तक भिगोया हुआ वो पानी जो लेते हैं, उसको हम चावल के धोवन के साथ रक्तातिसार में प्रयोग करते हैं, तो यह वहां की पैथोलॉजी को ठीक करता है और रक्त ग्राही कार्य भी करता है, और वहां के इंटेस्टिनल जो लेयर है उनको स्ट्रेंथ देता है, और वहां पे पचन क्रिया को अच्छा करता है। शीत ज्वर है, उसमें लौंग के अजवाइन के साथ देते हैं, जिसको उल्टी हो रहा है, नौसिया हो रहा है, जी मिचला रहा है, वहां पे मिश्री और जीरे के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पंचकोल के साथ अगर हम लोग यशत भस्म देते हैं तो अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। उसी तरह से अगर सिफिलिस है, गोनोरिया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, उसमें मतलब जो पुरुष की जो लिंग है उसमें बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसमें पस आ रहा है, फोड़े फुंसी टाइप हो रहा है, सिफिलिटिक लीजन है वो ज्यादा, उसमें बदबू भी बहुत आ रही है, तो चंदन का तेल और यशत भस्म आधा रत्ती मिक्स करके वहां पे लगा दें एक्सटर्नल एप्लीकेशन में, तो वो पूरी तरह से ठीक होता है। या फिर क्या होता है कि त्रिफला और दही का जो पानी होता है, दही का ऊपर का मस्तु जो होता है पानी, उसके साथ यशत मिक्स करके और धावन करे, और पुरुष का जो लिंग होता है उसको धावन करे, तो वो पूरी तरह से सिफिलिस का इन्फेक्शन है उसको भी ये ठीक कर देता है। गोक्षुर के क्वाथ के साथ अगर हम यशत भस्म पीने के लिए दें तो यूरिन है बहुत अच्छे से आने लगता है, साफ होने लगता है। और कपी कच्छू के बीज के साथ दे, मतलब ये कैटलिस्ट का काम करता है, तो कपी कच्छू के बीज के साथ इसका प्रयोग करें और मिश्री के साथ प्रयोग करें तो नपुंसकता को यह नष्ट कर देता है, मतलब कैटलिस्ट भी के रूप में भी काम कर रहा है, और योगवाही के रूप में भी काम कर रहा है, उसके शक्ति को बढ़ा रहा है मेडिसिन को, और खुद भी इतना अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह से नेत्र अंजनों में, सुरमा में इसका प्रयोग होता है, काजल में प्रयोग होता है। आप लोग को मालूम है जो लैक्मी का काजल आता है, जो लड़कियां लगाती है, हीरोइंस लगाती है, उसमें भी यशत भस्म का प्रयोग होता है। और जो हकीम लोग जो होते हैं, यूनानी मेडिसिन के जो BUMS डॉक्टर होते हैं, वो लोगों ने यशत का प्रयोग आंखों की बीमारी के लिए, सुरमा बनाने के लिए बहुत ही प्रयोग किया है। खो जाति का सुरमा आता है, उसमें यशत भस्म और उसमें खो जाति का जो सुरमा होता है वो तो एक पत्थर होता है जो अरब में मिलता है, उससे बनाते हैं सुरमा, उसमें यशत भस्म भी मिलाया होता है, आप लोग देखिएगा। और ये जो है ना जस्ते का फूल, जस्ता जो रहता है, जस्ता जो एक मेटल होता है उससे बर्तन भी बनाया जाता है। आप लोगों ने जस्ता का बर्तन देखा होगा बचपन में, आजकल तो बहुत कम यूज करते हैं। चलिए आप लोग कुछ बोलिए इसके बारे में, यशत के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर महेंद्र सर, आप यशत भस्म के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए सर प्लीज। हाँ सर, यशोद वसम के जो गुण है सर, उनके लिए कहा है कि यशदम टुबरम शिशरम कटकम परमम नैन भय नाशकरम कफ पित्त समुत्र रोगरम बल वीर्य वे समुद्रीकरम। मतलब जो ये उत्तम प्रकार से बनाई हुई जो यशद की भस्म है वो कषाय और कटुरस होती है, और गुण में शीत होती है,
और ये बाह्य प्रयोग में नेत्र रोग को नष्ट करती है। इसके भीतर प्रयोग के लिए कफ और पित्त के रोगों को ये शांत करती है। इसके अलावा इसके और ये एक शोथ हो या सर्वांग शोथ हो तो उसमें वात नाशक का भी ये काम करता है। इसके अलावा इसके जो बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, क्या नाम है, रसतरंगिणी में, उनको उनको बताऊं सर एक बार। हाँ जरूर बताइए। त्रिजात के साथ में यदि इसका प्रयोग किया जाए तो ये त्रिदोष नाशक है। और जठराग्नि को प्रजित करने के लिए जैसे आपने बताया पंचकोल या अरणी मूल त्वक, उनका प्रयोग किया जाए तो जठराग्नि को प्रजित करती है। यदि आंखों की कमजोरी हो तो उसमें यशत भस्म को पुराने घी के साथ में प्रयोग किया जाए। और बार बार यदि जुकाम हो रहा हो तो उसके लिए अपन श्लेष्म कला को मजबूत करने के लिए यशत भस्म को आधी रत्ती की मात्रा में घी के साथ में प्रयोग करें। और इसके अलावा यशत भस्म प्रवाल भस्म को अपन क्षय रोग में, जिसमें क्षय रोग चालू हुआ हो शुरुआत में विशेष नहीं, और एक आंत्र शोथ में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। जो आंत्र श्राव में जो अतिसार वगैरह होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। विचर्चिका में इसका लेप भी किया जाता है। और इसके अलावा यशत भस्म को अदरक और शहद में मिलाकर लेने से और भयंकर जो श्वास रोग है उसको भी आराम मिलता है। साथ में यशत के साथ में मैंने प्रयोग किया अब्रक का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। इसके अलावा और यशत भस्म को लोहभस्म, अब्रक और पिपली चूर्ण के मिलाकर शहद के साथ चटाने से और इसमें जो शीघ्र पचन है उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा जो मासिक स्राव है या श्वेत प्रदर है उसमें भी यशत भस्म को लोहभस्म के साथ में और राल चूर्ण के साथ में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका जो आधा सीसी और इनके लिए भी स्वर्ण मार्ग या रजत भस्म के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग हैं। और शुद्धिकरण के लिए आपने बताया वो सही, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और अपन के जो प्रयोग हैं, मैं लघु मालिनी बसंत, स्वर्ण मधुमालिनी बसंत, स्वर्ण बसंत मालती, इनका प्रयोग अपन रसायन के लिए करते हैं। रसायन का इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है कि मैं तो जो बाल वगैरह जो कमजोर होते हैं हलित पालित के लिए, उनमें भी यशत में गंधक और शिलाजीत इसको मिला के प्रयोग करते हैं सर। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसके लिए। जी बहुत अच्छा बताया आपने। मैं और भी बताना चाहूंगा लेकिन मैं पहले आप लोगों का भी कुछ सुनना चाहता हूँ। वीना मैडम जी, आपने यशत का प्रयोग किया है? वीना मैडम, चंपा मैडम, कुछ बोलना चाहेंगी? आरती मैडम, आपने यशत का प्रयोग किया है क्या कभी? मजा करना है हो ना। हाँ हेलो वीना सर। मैडम जी। हाँ, बोल दूं क्या सर? हाँ जरूर बोलिए मैम। हम्म, जसत, हाँ, या यशत घर पर बोलते हैं जसत ना, भस्म का सारे शीतवीर्य है। संकल्पों में डालते हैं। हाँ बोलिए मैम। बोलू ना? हाँ जी। जसत भस्म निर्गुणी निर्गुणी की भावना देते हैं 7 बार। तो उसका सच बोले तो एलोपैथी में भी जसत भस्म यूज करते हैं। आयरन के टैबलेट में फेरोजिन एक्सटी मैं पहले यूज करती थी, उसमें जसत भस्म रहता ही है। जिंक जिंक रहता है वो उनमें क्या। और वो बोलते हैं स्पेसिफिक कि जिंक है ऐसी ही एज भी बढ़ाने के लिए देने की, क्योंकि मलावरोध नहीं होता जिंक से, ऐसा बोलते थे। और तब से मैं जिंक जसत भस्म, हमारे जसत भस्म तो निर्गुणी जैसी वातघ्न दवाओं से बनाई जाती है या भावना दी होती है, बाद में अपामार्गा से प्रक्षेप करते हैं उसको। तो जसत भस्म का मूल्य और भी बढ़ जाता है, ऐसा मेरा विचार है। शीतवीर्य है जसत भस्म, तिक्त कटु कफ पित्त हर व्याधि में। और प्रायः श्लोक में अभी जो बोल दिया सर ने बोल दिया कि चक्षुष्य है, तर सभी नेत्र रोग में मैं एक उसका अंजन करती हूँ सर। भीमसेनी कापूर मिलाती हूँ, उसमें थोड़ा जसत भस्म, यष्टि मधु और नवनीत में उसका खल करके अंजन अंजन बना के देती हूँ सर। वो उसका, हाँ जरा 5 मिनट बस ना। और आईबीएस जैसे व्याधि में तो मैं अन्य पंचामृत परपटी और बाकी के साथ ग्रहणी में मैं यूज करती हूँ। पार्किंसन जैसे व्याधि में कंपवात
रहता है तो मैं यूज करती हूँ। हमारे मधुमालिनी, लघुमालिनी, वसंत, त्रिभंग भस्म, ये सब में जसत भस्म होता ही है। और दग्ध हुआ है कई, यानी कि हाँ, अग्नि से क्या बोलते हैं, जल गया हाँ, पर। जलन होती है, जल जाता है, उसके ऊपर भी लगाने को जसत भस्म नारियल के तेल के साथ मैं यूज करती हूँ। मूत्र प्रवृत्ति वारंवार है, क्योंकि प्रोस्टेट में ऐसी मूत्र प्रवृत्ति उनको कंट्रोल ही नहीं रहता, कपड़े में ही हो जाती है। तब जसत भस्म से बहुत अच्छी तरह से उपयोग होता है वो देने से। और एक व्याधि है कि बहुत बारिश होती है, तब पाँव के उंगलियों के बीच में ये फंगल इन्फेक्शन ऐसा होता है। तो उसमें लगाने को नारियल तेल के साथ मैं जसत भस्म देती हूँ। और श्वेत प्रदर में भी मैं नारियल नागकेशर के साथ, आपने बोल दिया, तंदुलोदक के साथ मैंने कभी दिया नहीं है, मगर मैं मधु के साथ नागकेशर जसत भस्म देती हूँ। आप बोल रहे थे तो मैं तंदुलोदक के साथ इसके बाद में दे दूंगी। आज के अपना लेक्चर मैंने थोड़ा ही सुना है, मगर उसमें मुझे अलग कुछ पॉइंट्स मिले हैं। लिम्फ नोड में मैं बाद में कभी यूज करूंगी, पेशेंट आया तो। कैंसर में भी आपने बोल दिया, कौन से हाँ, कैंसर और में? आपने कभी देखा है टीबी के पेशेंट आते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट आते हैं, वेट लॉस हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें हाँ, गांठ गांठ हो जाती है पूरा। तो जब हम स्वर्ण मालिनी वसंत जैसे दवाइयां देते हैं, उसमें यशद होते हैं ना, खरपर होता है, तो वो हाँ, पूरा लिम्फ नोड पूरा डिसॉल्व हो जाता है। मतलब इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये पूरे बैसिलाई को डैमेज पूरा नष्ट कर देता है, और फिर वजन भी बढ़ा देता है। इतना बढ़िया ये एंटीबायोटिक है हमारा। जैसे सूक्ष्म त्रिफला एकेटी देते हैं ना हम लोग, अमृता हाँ, गुगुल कैप्सूल, उसके बदले हाँ, आप यशद भस्म वाले कल्प दीजिए या यशद भस्म दीजिए, सबसे अच्छा हाँ, एंटीबायोटिक है जी। अच्छा। और कुछ बोलना चाहती हैं बोलिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। और हाँ, बोलिए। अब मैं जो भी बताऊंगा ये मेरे आदरणीय गुरु जी जमदग्नि सर के नोट से मैं बताऊंगा। असली में ये नोट सारे मराठी में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में बोलूंगा, ठीक है? तो आप लोग सुनते रहिए। यशद भस्म जो है वो कषाय रसात्मक है और शीत वीर्यात्मक है। ये कफ और पित्त की बीमारियों को नष्ट करता है खासकर। और आंखों के लिए तो सबसे चक्षुष्य बताया, आंखों के लिए ये हमारे सर ने सिखाया है। जसदम तुवरम तिक्तम शीतलम कफ पित्तनुत चाक्षुष्यम परमम मेह पांडु श्वासम च नाशेत। ये रस चंडांशु का श्लोक है कि यह बहुत ज्यादा तिक्त है, शीत वीर्यात्मक है, तिक्त और कषाय रसात्मक है, कफ और पित्त की बीमारियों को दूर करता है, आंखों के लिए हितकारी है, प्रमेह व्याधि, पांडु और श्वास को नष्ट करता है। तो अगर पूरे बॉडी में अगर बर्निंग हो रहा है, कोई भी पैथोलॉजी हो, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उसमें बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। बर्निंग ऐसा होता है कि हाथ पैर में जलन हो रही है, और जो नर्व एंडिंग है ना वहां पे जलन हो रही है, उसमें हम क्या दवाई दें? तो आयुर्वेद के वैद्यों को मालूम है, वृद्ध वैद्यों को मालूम है, लेकिन न्यू वैद्यों को मालूम नहीं है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है, जहां डायबिटीज रिलेटेड बर्निंग हो रहा है, उसमें क्या दें, पता ही नहीं रहता। तो यशद भस्म देना चाहिए, या वसंत कुसुमाकर जो वसंत कल्प है वो देने से, वो शीत वीर्यात्मक होने से जो बर्निंग सेंसेशन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से किसी किसी को ज्वर हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, ज्वर की वजह से क्रॉनिक फीवर है और बर्निंग हो रहा है, उसको भी ये ठीक कर देता है। गंडमाला है, अपची है, पैरोटिड ग्लैंड का इंफ्लेमेशन है, टॉन्सिलाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, लैरिंजाइटिस है, इसोफेजाइटिस है, स्टोमेटाइटिस है, जहां पर भी आइटिस वाले इन्फेक्शन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोलाइटिस, जहां पर भी पैंक्रेटाइटिस है, हिपेटाइटिस है, जहां पर भी आइटिस वाला है ना, इंफ्लेमेशन वाली पैथोलॉजी है, उन सभी में बिंदास से आप लोग यशद भस्म वाले कल्प या यशद भस्म का प्रयोग करें। अगर भस्म प्रयोग करें तो एक एक रत्ती या आधा आधा रत्ती का प्रयोग करें। अगर आप कल्प कर रहे हैं स्वर्ण के कल्प, तो एक एक गोली जो आती है वो प्रयोग करें। तो सारी जो भी इन्फ्लेमेशन वाली पैथोलॉजी है उन सबको ये ठीक कर देता है। इंटेस्टाइन में अगर सूज आ गई है, स्वेलिंग हो गया है ना, कोलाइटिस जिसको बोलते हैं,
तो या अमीबियासिस हो गया है और उसमें अतिसार हो रहा है, अमेबिक डिसेंट्री हो रहा है, वहां पे इन्फ्लेमेशन है, तो रोगी बहुत क्षीण हो जाता है, बार बार उसको लूज मोशन होता है, आंव पड़ता है, आंत्र में शोथ होता है, और डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपके इंटेस्टाइन में सूजन आई है, तो उसके लिए वो बहुत हायर एंटीबायोटिक देते हैं, या मेट्रोडिनोजोल का ये सलाइन टाइप लगाते हैं, हायर एंटीबायोटिक देते हैं। तो उसमें अगर हमने यशद भस्म का प्रयोग किया तो एलोपैथी के साइड इफेक्ट जो होते हैं वो चीज हमारे आयुर्वेद से तो होते नहीं है। इसको कम मात्रा में जो एक रत्ती आधा रत्ती देना है उतना ही देना है, डोज ज्यादा डोज नहीं देना है, सुबह शाम। तो सन्निपात ज्वर में भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। आंतरिक सन्निपात जो रहता है, एंटेरिक फीवर जो रहता है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर ऐसा स्वेलिंग आया है कि अंदर न मुंह ऐसे खींच रहा है, बहुत ज्यादा खाना खाया नहीं जा रहा है, जी टंग जो है उसमें भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग टाइप है, जीभ बहुत खरखरी हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि जो गाय का जो जीभ होता है वैसा बहुत ज्यादा उसमें कांटे कांटे जैसे दिख रहे हैं। इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा सूजन आई है। अब ये जो इंटेस्टाइन की सूजन है ये कैंसर में भी हो सकता है या नॉर्मल इन्फ्लेमेशन में भी हो सकता है। ऐसे सारे कंडीशन में यशद भस्म का प्रयोग करने से पूरा इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन है वो पैथोलॉजी को भंग कर देता है, ठीक कर देता है। इसी तरह से यशद भस्म जो है पुराना से पुराना कंठ रोग में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। आयुर्वेद में वलय, वृंद, वलाश ऐसी बीमारियों में प्रयोग किया गया है। टॉन्सिलाइटिस के लिए यशद भस्म का प्रयोग बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर यूवेटिस होता है, आंख के में होता है। या फिर जो भी आइटिसाइटिस वाले जो हैं, अभिषंध है, कंजक्टिवाइटिस है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से इसका नयन अंजन, नयनांजन का प्रयोग करते हैं तो अंजन के रूप में इसका प्रयोग होता है, अच्छा फायदा होता है। किसी को दुष्ट व्रण हो गया, नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड, या नॉन हीलिंग वुंड जो रहते हैं, डायबिटिक वाला हो या नॉन डायबिटिक वाला हो, जो हील नहीं हो रहा है, दुष्ट व्रण है या भगंदर है मतलब फिस्टुला है, नाड़ी व्रण है, साइनस है, उन सब में इसका प्रयोग करने से सारा इन्फ्लेमेशन को सुखा देता है। ड्रेसिंग करते रहना है, यशद भस्म का प्रयोग करें या यशद के कल्पों का प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसा बोला है कि सर्व रोगे वसंतः, सभी रोगों में वसंत कल्प बोला है, जो जहां पर इंफ्लेमेटरी कंडीशन होती है उन सब में इसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसा अनुभव में आया है कि 1 लाख लोगों में एक को ही इससे प्रॉब्लम होती है, जो जिनको खरपर या रसक सूट नहीं करता है, उनमें पित्त के लक्षण ज्यादा दिखने लगते हैं, या फिर अच्छे से नहीं बनाया है यशद भस्म तो उसके साइड इफेक्ट दिखते हैं। नहीं तो ज्यादातर यशद भस्म का कोई साइड इफेक्ट किसी को नहीं दिखता है। अगर किसी को हो रहा है, स्वर्ण मालिनी वसंत लेने से बॉडी में बहुत हीट बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें एंटीडोट क्या है कि मक्खन खिला दिया जाए, या दूध का जो मलाई होता है दूध के ऊपर वो अगर दे दिया जाए तो उसका एंटीडोट है, क्योंकि ये दूध में ही इसको शुद्ध किया जाता है। इसी तरह से यशद भस्म का पित्तज प्रमेह में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। पित्तज प्रमेह में हाथ पैर में जलन हो रही है, पूरा बुखार आता है कभी कभी, या पित्तज ज्वर में भी बहुत जलन हो रही है, रक्त पित्त में भी जलन होती है, विसर्प में भी होती है, ऐसे जहां दाह हो रहा है उन समय पित्त की हर बीमारी में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। मंजिष्ट में होता है, हरिद्र में होता है, नील में, काल में, पीत में, क्षार में, सारे में यशद का प्रयोग करने से वो सारा जो संप्राप्ति है उसको भंग करके यूरिन को साफ कर देता है। इसी तरह से मधुमेह में भी, जहां पर इंसुलिन जो रहता है वो अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा है तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि बॉडी जो है अंदर ही अंदर कमजोर होती जाती है। तो पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है, वो अगर प्रक्रिया नहीं हो रही है तो बहुत ज्यादा शुगर कम होने लगता है, तो या बढ़ जाता है, सॉरी शुगर बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ऐसे जो मधुमेह है उसमें धातु क्षय बहुत ज्यादा होता है, तो धातु को ताकत देने के लिए अगर हमें कुछ दवाई चाहिए तो यशद के कल्प जैसे वसंत कुसुमाकर रस या फिर स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पांडु रोग में हाथ पैर में जलन होती है बहुत ज्यादा, खून की कमी, क्योंकि पित्त दोष बढ़ने की वजह से पांडु रोग होता है, उसमें इंटरनल स्वेटिंग होती है, स्नेह की कमी हो जाती है और धातु शिथिल हो जाते हैं। पित्त जन्य संप्राप्ति है, पांडु रोग, कामला, हलीमा, कुंभ कामला, फिर लाघरक, ऐसे सारे कंडीशन में यशद भस्म, क्योंकि शीत वीर्यात्मक है, तिक्त कषाय रसात्मक है, तो इसका प्रयोग करने से पित्त का जो भी प्रॉब्लम है वो सब शमन हो जाता है। गले में गांठी हो गया है ना, ग्वाइटर जैसे हो रहा है,
उसमें भी ग्रंथि अगर बढ़ रही है, या पेट में जो मैंने बोला कि मिसेंट्रिक लिम्फ नोड लिम्फोडेनोपैथी है, या गले के साइड में लिम्फोडेनोपैथी है, इंग्वाइनल रीजन में लिम्फोडेनोपैथी है, जहाँ पे डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट जो है इम्बैलेंस है, जहाँ पे ऐसे इन्फेक्शन है, या एक्जिला में कांख में वो गांठ बन जाती है, ऐसे सभी में जहाँ पे इन्फेक्शन वाली पैथोलॉजी है, उसमें यशत भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसका खासकर रस धातु और मांस धातु पे काम होता है। रस वाहिनियां, रसवा ग्रंथि, आंत्र, गला, नेत्र, किडनी में भी अगर नेफ्राइटिस भी है तो एक ही दवाई सबसे अच्छा काम करती है। जो डायबिटिक रिलेटेड किडनी फेलियर है उसमें वसंत कुसुमाकर रस सबसे सेफ ड्रग है, क्योंकि ये रस कल्प नहीं है वसंत कुसुमाकर। उसका प्रयोग करने से किडनी को बहुत ही ताकत मिलती है। या नेफ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है, जहां पर भी आइटिस आइटिस आ रहा है ना, वहां सब में फेरिंजाइटिस है, या फिर लंग्स में कुछ ऐसे इन्फेक्शन वाली पैथोलॉजी है, उन सब में यशत भस्म का प्रयोग एक रत्ती की मात्रा में करना है। यकृत में, लंग्स में, और हमारा जो पैंक्रियास है, उन सब में इसका काम बहुत ही अच्छा होता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं प्लीज। ये बुद्धिवर्धक है तो मज्जा धातु में भी काम होगा इसका। हाँ हाँ हाइपोथैलेमस के ऊपर काम होता है, न्यूरॉन्स पे काम होता है ब्रेन के, और ये उसी लिए पार्किंसंस में भी उसका अच्छा उपयोग होता है ना ये सर। धातु शिथिलता को कम कर देता है, उस हिसाब से ये काम करता है। लेकिन इसका main मज्जा, काम जो है, ये इन्फेक्शन वाली पैथोलॉजी पे बहुत अच्छा काम करता है। जी हाँ हाँ, मज्जा और शुक्र तक भी काम करता है ना। हाँ जी। ऐसे अगर हम लोग देखें ना तो आयुर्वेद में सारी दवाइयां सब पे काम करती है, तो कंफ्यूजन होता है कि क्या दवाई दे क्या नहीं दे। क्योंकि स्वर्ण मतलब जो भी दवाई देंगे, स्वर्ण भस्म भी वैसा है, चांदी भस्म भी ऐसा है, सब है। तो कौन दवाई क्या सेलेक्ट करें, तो इसको यशत भस्म को याद रखिए। जब हम बार बार इन्फेक्शन वाली पैथोलॉजी सूक्ष्म त्रिफला त्रिकटु सॉरी एकेटी देते हैं, वहां पे हाँ, यशत भस्म का ज्यादा उपयोग है। हाँ और ये ऐसा मेरे निरीक्षण में आया है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज है, उसके ऊपर ही इसका जसत भस्म का ज्यादा उपयोग होता हाँ जी है क्या ऐसा? हाँ। क्योंकि ये क्या करता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो हाँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, हाँ वहां पे पैंक्रियास का मतलब कार्य जो होता है वो वीक हो जाता है। हाँ इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर पाता है, वो वीक हो हाँ जाता है, क्योंकि ऐसे पथ्य अपथ्य बहुत ज्यादा, अपथ्य चीजों का हो रहा है बहुत ज्यादा। तो उसमें अगर हम लोगों ने यशत भस्म वाले कल्प जैसे वसंत कुसुमा कर दिया, तो ये हाँ शुगर को मेंटेन रखता है हर समय। शुगर की बीमारी परमानेंट ठीक नहीं हो सकती है, याप पे बोला है या असाध्य बोला है। कोई अगर क्लेम कर रहा है कि हमने डायबिटीज पूरा ठीक कर दिया, तो झूठ बोल रहा है। क्योंकि चरकाचार्य जी बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने पहले ही कहा है कि असाध्य व्याधि है, कोई ठीक नहीं। हाँ, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, या मेंटेन कर। ऑर्गन्स में उसका अफेक्ट हो रहा है उसको रोक सकते हैं, लेकिन शुगर की बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। हाँ। जी चलिए, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। कोई भी कुछ बोलना चाहे। अभय सर आपने यूज किया है यशत भस्म? मुनमुन कुमार जी कुछ बोलना चाहेंगे? हरिहर सर, महेंद्र सर, जितेंद्र कुमार भांजा जी, आरती मैडम, आप लोगों ने यशत भस्म का प्रयोग किया है क्या? महाजन सर, चंपा मैडम, सविता मैडम, सूर्य नारायण पटनायक सर, प्लीज बोलिए कुछ। हरिहर सर कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, अभी तो मैंने तो किया तो नहीं है, लेकिन अभी यशत भस्म मैंने च्यवनप्राश भी बनाया है, उनके साथ ले रहा हूँ मैं। तो क्या फायदा लग रहा है आपको सर? अभी तो सर 15 दिन हुआ है। यशत भस्म, लौह भस्म और मंडूर भस्म आपने उसी दिन बताया था। तो आपने यशत को क्यों सेलेक्ट किया च्यवनप्राश में डालने के लिए, क्या सोच के? मेरे तो ये कमपात की वजह से मैंने सोचा, और आंख के हाँ, लिए। आंख के लिए, हाँ आंखों पे बहुत अच्छा। आंखों का जो ऑप्टिक नर्व है, रेटिना है, उन सबको स्ट्रांग कर देता है यशत भस्म। जी। जी हाँ, आंखों की हर ये तरह की बीमारी को ये ठीक करता है। ये श्रमहर कैसा काम करेगा? अभी जिंक है तो मेटल है, जितने भी हाँ धातु हैं वो क्या करते हैं, वो ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं।
तो जहाँ वीकनेस आ रहा है, अभी डायबिटिक्स रिलेटेड भी बहुत लोग थक जाते हैं, लिथार्जी फील होता है। एक तो पेशेंट मेरे पास अंकल आए थे, वो मेरे पापा के दोस्त थे। उनका शुगर लेवल जो था ना इतना हाई रहता था कि दिन भर सोते ही रहते थे, उठने की भी ताकत नहीं थी। तो उनको मैंने यशद भस्म दिया, वसंत कुसुमाकर दिया, तो उनको एकदम ताकत आ गई, बहुत स्ट्रेंथ आ गया। यशद भस्म ना धातुओं में बहुत शक्ति को प्रदान करता है। तो सर इनके साथ और कुछ फेरफार कर दूं? यशत, भस्म, मंडूर और लौह, तीन हाँ, है। तो लौह से एचपी बढ़ेगा आपका, मंडूर से भी बढ़ेगा, और यशद से तो धातुओं में ताकत आएगी। आप 100 साल से और ज्यादा सर और जियोगे। वो एक भी है नाग भस्म, वो सभी को मिला के लेते हाँ, नाग भस्म तो हाथी की तरह ताकत दे देता है। हैं। अभी तो कुछ भूख लगती है सर। अच्छा, भूख लग रही है आपको? जी। हाँ, और पेट साफ होता है। अच्छा, तो च्यवनप्राश वो- का भी प्रयोग हो रहा है ना, उसमें भी हाँ, जीवनीय गण। च्यवनप्राश 10 से 20 ग्राम जितना लेता हूँ सुबह में एक बार। तो उसके बाद भूख लगती है क्या आपको तेज? हाँ, भूख तो लगती है सर। हाँ, तो आपने च्यवनप्राश खुद बनाया है कि कहीं से लिए खरीदे? नहीं, मैंने खुद ही बनाया था सर, बहुत अच्छा भी बना है, बहुत अच्छा बना अच्छा, बहुत अच्छा सर। तो बहुत अच्छा, खुद बनाया हुआ च्यवनप्राश तो सबसे अच्छा होता है। है। जी सर। ठीक तो है, ले और सकते किसी? हाँ हाँ सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर मंजूनाथ जी, आपने यशत भस्म का प्रयोग किया है? आरती मैडम, वसंत कल्पों का प्रयोग किया है क्या आपने? आरती मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? दिलकश मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? सर ये रस पे और रक्त पे अच्छा काम करता है, मांस पे भी काम करता है। इसके अलावा ये रसवाहिनियों पर भी काम करता है, और यकृत पे और पेंक्रियाज पे तो विशेष रूप से काम करता है। रसायन इसको स्पेशली बताया हुआ है। इसमें रसायन का काम, इसका अपन जो रसायन द्रव्य है उनके हिसाब से, इसका धातु के हिसाब से, क्योंकि बहुत बारीक हो जाता है सूक्ष्मीकरण उसका, तो उसके हिसाब से बहुत तुरंत रिजल्ट देता है सर। मैं इसको जैसे पीलिया वगैरह के साथ में, या फिर उसमें जो पित्त की बीमारी होती है, जलन दाह वगैरह, उसके साथ में लघु मालिनी बसंत को काम देता हूँ, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एपत्ति करके साथ में यदि इसको मिला दिया जाए, शतावरी और एपत्ति करके साथ में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट अपने रसायन के रूप में, और साथ में पित्त सामक के रूप में जलन वगैरह उसको कम कर देता है ये सब। इसका साइड इफेक्ट 1 लाख में से एक पेशेंट को होता है, जो वसंत कल्प है। किसी किसी को सूट नहीं होता है, तो नाक से खून आने लगता है, उनको ये बंद करना चाहिए। अब तक एक तो सर लाख अब तक तो हुआ नहीं है, आगे का पता नहीं। हाँ, किसी किसी को होता है, लेकिन सबको नहीं होता है। बाकी सबके लिए सेफ है ये मेडिसिन। कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे ग्रंथों में लिखा है कि वसंत कल्पों का, खरपर का प्रयोग ध्यान से करें। तो ऐसे ग्रंथों में लिखा है, बाकी तो होता नहीं है कहीं ऐसे। और ना ये किडनी को अच्छा करता है, इसको याद रखिए। जो मॉडर्न डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमारे जो धातु भस्म है वो किडनी फेल करते हैं, लीवर को फेल करते हैं, तो जो शुद्ध नहीं हुआ है, शोधन मारण नहीं हुआ है, वो तो हैवी मेटल जाके डैमेज करेगा ही। तो अच्छा जो क्वालिटी का भस्म है उसका ही प्रयोग करें, ऐसे नहीं करें। और जिंक है, यशद मतलब जिंक मेटल, उसका भस्म बनाते हैं। और इसका जो शोधन विधि है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसको हम लोग यशत को ना, हम लोग पहले सामान्य शोधन करते हैं। तैले तक्रम गवा मूत्रे कांजिगे च कुलत्थजे सप्तदा सप्त निर्वापात सर्वलोहम विशुद्धति। सामान्य शोधन है कि जैसे ये यशत के हमने टुकड़े लिए, जिंक के टुकड़े लिए, और मेटल के छोटे छोटे टुकड़े किए, और उसको हमने तेल में, तक्र में, गोमूत्र में, और कांजी में, और कुल्थी का क्वाथ में 7 7 बार डुबोया, गर्म करके, और उसको ऐसे डुबोया 7 7 बार, तो ये शुद्ध होता है। फिर क्या करते हैं कि उसको कूट के फिर उसको गर्म करते हैं, और गाय के दूध में उसको फिर डुबाते हैं, और वो डूबते हुए निकल जाता है क्योंकि मेटल है। ऐसे 21 बार करते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि उसको हम लोग ये करते हैं, कुमारी के रस के साथ ऐसे पूरा पीस देते हैं खलबत्ते में, और फिर उसको हम ये करते हैं, क्या चक्री का टाइप बनाते हैं, और सराव संपुट में डाल के गज फुट देते हैं, 10 से 12 फुट देते हैं, तो ये शुद्ध भस्म बन जाती है, व्हाइट कलर की भस्म बन जाती है। अगर वो नहीं बनाए, तो आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे जो ये होता है HPTLC, जो अलग अलग मेथड है लैब में, TLC,
या HPTLC, उसके अंदर वो पार्टिकल्स को डाल के स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह करके वो चेक करते हैं कि वो भस्म अच्छे से बनाए कि नहीं। अगर वो नहीं बनाए तो फिर से उसको पुट दिया जाता है, और फिर जो लेबोरेटरी मेथड से उसको प्रूवन प्रूवन हो जाता है कि ये अच्छे से बन गया है, फिर उसको हम लोग मार्केट में प्रयोग करते हैं। तो जो लोग खुद भी बना रहे हैं वो लोग भस्म को अच्छे से पुट दें, और जो भावना देने को बोला है, जो निर्वापन करने को बोला है, वो सब अच्छे से करें, तभी ये भस्म अच्छी रहती है। मतलब इसमें कोई पॉइजनस इफेक्ट नहीं आता है अगर अच्छे से बनाया गया तो। नहीं तो अगर अशुद्ध है, अच्छे से भस्म नहीं बना है, मारण शोधन नहीं हुआ है, तो इससे क्या साइड इफेक्ट होता है, ये बोला है कि अपक्वम जसदम रोगान प्रमेहान जीर्ण मारुतान वर्मी ब्रह्म क्रोध शोधित येन व गवततः। मतलब ये अपक्व जसद है, वो प्रमेह व्याधि कर देता है, अजीर्ण कर देता है, वायु के विकार है, और उल्टी की बीमारी करता है। मतलब ये यशद अशुद्ध लिया या ज्यादा मात्रा में लिया तो उल्टी बार बार आएगा, भ्रम करेगा, चक्कर आएगा। तो इसलिए शोधन करना बहुत जरूरी है। और ऐसे रोग अगर हो गए तो क्या उपाय करें? अगर ऐसा जसद हमने खिलाया तो क्या करें जो अशुद्ध है? तो बला और अभया, मतलब हरित की और बला का काढ़ा दें, उसमें मिश्री डाल के 3 दिन तक पिलाएं। तो उससे जितने भी विकार हैं वह पूरी तरह से जसदस्य विकारस्तु शांति मायति नान्यता, और किसी से नहीं होता है। बला और हरित की इसका काढ़ा में मिश्री डाल के 3 दिन तक कंटिन्यू पिलाना है। तो यशद भस्म के वजह से जो साइड इफेक्ट हुआ है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जी, इसलिए अशुद्ध यशद भस्म का प्रयोग ना करें। कंपनी मेड दवाइयां कितनी अच्छी हैं, कितनी ऑथेंटिक है, ये हमें नहीं पता है। इसका चलिए। सर परीक्षण है, यदि पानी में इसको डाला जाए तो पानी में तैर जाती है शुद्ध जो यशद की भस्म है। जी, वो वारी तरत्व। और हाँ जी, बोलिए बोलिए। अशुद्ध भस्म का जो नुकसान बताए वो बताए, अपक्वम जसदम रोगान प्रमेय अजीर्ण मारतान बमी भ्रमम करोति ऐच्छो अधो वर्तते। मतलब इससे जो अपक्व भस्म है या जो अच्छी तरह बनाई नहीं गई है, वो प्रमेय अजीर्ण और वायु का कोप करती है, और वॉमिटिंग करती है, भ्रम करती है, और इस तरह से इसके लक्षण होते हैं। और उसका जो अपन जो परीक्षण है, वो परीक्षण उसे पानी में डाल के अपन कर सकते हैं। यदि अशुद्ध है तो उसको मालूम पड़ जाएगा, उसमें पानी में तैरेगी नहीं, वो पानी में डूब जाएगी। जी, और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बार ना पुणे की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, मैं इधर नाम नहीं बता सकता हूँ। पुणे की एक कंपनी थी जिसने यही ऐसी भस्म जो है ना, भस्म की दवाइयां अमेरिका, कनाडा और यूरोप में भेजी। बहुत साल पहले की बात है ये, 40-50 साल पहले की बात है। वहां पे बहुत सारे लोग के किडनी फेल हो गए। तो उन लोगों ने रिसर्च किया, अभी वो अंग्रेज हैं, साइंटिस्ट हैं, हर चीज का वो एनालिसिस करते हैं। तो पता चला कि इंडियन दवाइयों से और हैवी मेटल्स की वजह से ये तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने पूरा पेपर निकाला, रिसर्च पेपर निकाला, और वो कंपनी पे केस किया कि आपने जेनोसाइड किया है, मतलब लोगों को मारा है। और फिर पूरे यूरोप में और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये फैला दिया गया कि आयुर्वेद की दवाइयां जो है हैवी मेटल्स की हैं, इससे किडनी फेल होता है, लीवर फेल होता है। इसलिए फॉरेन कंट्रीज में धातु के भस्म बैंड है, वहां पे हम लोग नहीं यूज करते। वहां जो भी करना है वो हर्बल दवाइयां ही यूज करना है। तो गलती किसकी थी? जो कंपनी ने पैसे के लालच में शोधन मारण नहीं किया, अच्छे से नहीं किया, तो उसकी वजह से पूरा आयुर्वेद जगत बदनाम हुआ। इसीलिए आपके जो भी कृत्य है, अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है। इसलिए अच्छा दवाई का ही प्रयोग करिए हमेशा। ये मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आप लोगों से। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। सर ये अच्छी ब्रांड तो बता दो कम से कम। नहीं, मैं ऐसे किसी का ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर सकता, कोई नहीं कंपनी तो का मैं नहीं हो सकता। नहीं तो मैं किसी का बोलूंगा तो दूसरे लोग फोन करेंगे कि आपने उनका क्यों सर, बताया, हमारा क्यों नहीं बताया। सर इंडिविजुअल मैसेज पे कर दो। हाँ, खुद का बनाया इंडिविजुअल हुआ तो सबसे अच्छा है। वो तो मैं सर ठीक है, लेकिन खुद की कहाँ कहाँ तक पहुंच पाएंगे। हाँ, लेकिन एक का मैं करूंगा तो दूसरे वाले बोलेंगे कि हमारा नहीं किया, फिर तीसरा बोलेगा हमारा क्यों नहीं किया, हमारा भी करिए आप। नहीं नहीं सर, ये ऐसे ही करो जैसे आपने विरेचनी वटी भेजी है। हाँ हाँ। थोड़ा सा सर आपको विरेचन वटी का उसमें। क्या रिजल्ट आया सर, नहीं कैसा है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। जी, ठीक है। नहीं सर, ये तो करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रायोरिटी में रखनी पड़ेगी कंपनियां। हाँ,
तो सर आप थोड़ा सा यशत भस्म का प्रयोग करिए, आंखों का हर प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। आंखों से कम दिख रहा है या नाइट ब्लाइंडनेस है, किसी को डे ब्लाइंडनेस है, उसमें यशत भस्म का प्रयोग करिए, आंखें एकदम अच्छी हो जाती है, साफ साफ देखने लगते हैं सर अंदर से। मैंने एक्चुअल में इसमें तो नहीं किया है, लेकिन अभी मैं मेरे जितने भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस हैं हाँ। उनको सबको मैं 125 mg यसद बसम खिला रहा हूँ। अच्छा, और तो उससे क्या फायदा हो लगभग रहा है? नहीं नहीं, सबके रिलीफ आ रहा है। जी मतलब हर जी एक प्रेस्क्रिप्शन में मेरी 125 mg यसद बसम होती है। जी। मतलब जिंक है ना, तो जिंक एक धातु है, शरीर को जी ताकत देता है बहुत ज्यादा। यस सर, जी इसीलिए मैंने उसको अडॉप्ट किए। और अभी जी 1 महीने चल रहा है मेरा, तो लगभग जी जितने भी केस आ रहे हैं वो पॉजिटिव ही बोल रहे हैं। जी। और और ये, बाकी की जो दवाई दे रहे हैं जो दे रहे हैं। हाँ, और यशत भस्म में इतना अच्छा है ना कि प्रेगनेंसी में भी देते हैं हम लोग, जैसे लघु मालिनी वसन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी वसन, थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसन देते हैं। तो ये सेफ मेडिसिन है, किसी को भी दे सकते हैं, गर्भिणी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी को दे सकते हैं। यस हाँ सर। जी। एक्सटर्नल सर एप्लीकेशन भी है, इंटरनल भी है। हाँ जी बोलिए मेरे सर। मेरे व्यक्तिगत निवेदन पे थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज। हाँ सर, हाँ सर, लेकिन मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता हूँ, कोई हाँ नहीं कंपनी नहीं का मैं, एडवर्टाइज नहीं कर नहीं सकता। नहीं मैं कह भी नहीं रहा हूँ। हाँ जी सर। ठीक। हाँ सर बहुत सी फार्मेसी बनाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपन उसका परीक्षण करना सीखें कि वास्तव में चीज सही है या गलत है। हाँ सबसे अच्छा रिजल्ट वही है। वरना तो हाँ सब कोई भी खराब बना देगी, और कोई अच्छी बना रही है बाद में खराब दे दिया तो उससे हाँ दिक्कत होगी, स्वाभाविक बात है। उसको परीक्षण करना सीखो, उसके बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और और एक जसत भस्म का उपयोग है सर कि हाँ सनस्क्रीन लोशन में बहुत ज्यादा मात्रा में जसत भस्म यूज करते हैं। सनस्क्रीन लोशन। हाँ, मतलब स्किन रिलेटेड जितना भी है हाँ। लोशन। हाँ जी जी पेट के लिए तो व्रण में और विचक्षका में अच्छा काम करता है ये। जी। और आपने जो सनस्क्रीन लोशन बताया, तो ये पित्त शामक है ही ना। धूप की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, उसे स्किन खराब होता है, किसी की जो सेंसिटिव स्किन होता है उसमें डालते ही ना, शीत वीर्यात्मक है, पता है आपने। जी ठीक है, तो आप लोग यशत भस्म का प्रयोग करिए और हमें भी बताइएगा कि आप लोग को क्या फायदा हुआ। वसंत कल्पों का प्रयोग करिए, मधुमालिनी वसंत, लघु मालिनी वसंत, स्वर्ण मालिनी वसंत, उनका प्रयोग करिए। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन या जैन धर्म को मानते हैं, या जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो लोग लघु मालिनी वसंत का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें अंडा का भावना दिया रहता है। लघु नहीं, मधु मालिनी वसंत में होता है, लघु मालिनी में नहीं होता है। किसी में तो होता है, अंडे की भावना होती है, उसको ध्यान में रखिए। मधुमालिनी में मधुमालिनी में अंडा होता है सर, होता लघु में है कुछ नहीं होता, केवल और सफेद लघु मिर्च माली में नवनीत और की भावना है नींबू की उसको। भावना है। हाँ। उसको क्या कुछ सर नहीं, मैंने महेंद्र बनाया था सर, क्या? उसको 42 दिन तक उसको भावना दी, उसको बनाया, बहुत अच्छा बना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कौन सा क्या? लघु मालिनी पसंद सब। उसमें नवनीत होता है, मक्खन होता है लघु मालिनी में, है ना। नहीं, नवनीत है और सफेद मिर्चें और यशद है। हाँ, और मधु मालिनी में अंडा का भावना है। हाँ, मधु में है सब। हाँ, उसमें तो अंडे मधु का है। मालिनी न दें, और जिन लोग को अंडा से परहेज है वो न दें। जी ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? महाजन सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर। हाँ जी, प्रणाम सर। मैं लघु मालिनी वसंत यूज कर रहा हूँ 3 महीने से। हाँ मुझे आईबीएस था तो पहले मैंने आपकी आम पाचक खाई, फिर मैं हिंगवाष्टक चूर्ण तो लेता ही हूँ सुबह शाम, हाँ और 3 महीने से लघु मालिनी वसंत ले रहा हूँ। हाँ तो मेरा जो पाचन है ठीक है, अब मेरा मल त्याग भी ठीक होता है एक ही बार। हाँ तो ये फायदा हुआ। हाँ। तो इंटेस्टाइन जहाँ वीक है उनको धातुशील मिलता है, उनको ताकत देता है। हाँ जी। म्यूकोजल मेम्ब्रेन, सब म्यूकोजल, मस्कुलरिस, फाइब्रोस, वो सारे मसल मतलब लेयर्स को ताकत देता है, और वहां पे अगर इन्फेक्शन वाली पैथोलॉजी है उसको नष्ट कर देता है। इतनी अच्छी है दवाई ये। सर लंबे पीरियड में जैसे 3 महीने लगातार ले रहे तो इस तरह से तो रिजल्ट नुकसान हो सकता है, बीच में गैप देना चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। गैप देना चाहिए। हमारे सर तो बोलते हैं 45 डेज देके फिर ब्रेक करो, 7 दिन का, फिर दो। मैं कब बंद कर दूंगा, अब लास्ट हाँ ही ले रहा हूँ, बंद कर दूंगा। हाँ सर एक बात पूछो आपसे, हाँ। मैंने सप्तामृत 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 तो, लो, हाँ पंचामृत
और प्रभाकर वट्टी और अर्जुन आब्रा, वो वहीं से ही मंगाया था। और हाँ अभी 6-7 महीने से रेगुलर में ले ही रहा हूँ, कब हाँ, तक ले लूं। तो थोड़ा 7 दिन का ब्रेक करिए सर, फिर लीजिए। कोई भी दवाई को थोड़ा ब्रेक होना चाहिए सर। जी सर। हाँ ठीक तो है। वो हाँ बोलिए। मैंने तो उसी दिन आपसे मंगवा कर पूछ के लिया था, मेरे को हार्ट में ब्लॉकेज आया था ना, तो हाँ, उसका तो 5-6 साल हो गया। अभी तो उनकी एक गोली वो मैं लेता हूँ सिर्फ। मैं आप लोगों को हार्ट ब्लॉकेज का एक बहुत अच्छा दवाई बताता हूँ। आप लोग हीरक भस्म लीजिए, ठीक है, और त्रैलोक की चिंतामणि रस, इस दोनों को मिक्स करके और एक एक रत्ती का दवाई बनाइए, और इसको आप 45 डेज तक दीजिए। कैसा भी हार्ट ब्लॉकेज है ना, बिना एंजियोप्लास्टी के वो ठीक हो जाता है। त्रैलोक की चिंतामणि रस और हीरक भस्म, ये दो ही दवाई इतना अच्छा काम करता है। हीरक भस्म लेखन कार्य कर रहा है, और त्रैलोक्य की चिंतामणि क्या करता है, उसके जो घटक द्रव्य हैं वो रक्त वाहिनियों को मजबूत कर देते हैं, तो वहां स्टेंट बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती है जहां ब्लॉक हो गया है। वो पूरा एकदम जड़ से बीमारी निकाल देता है। मतलब विदाउट एंजियोप्लास्टी आप चेक करा के देखेंगे एंजियोग्राफी से, तो एक भी ब्लॉकेज नहीं आएगा, इतना अच्छा दवाई है त्रैलोक्य की कितना टाइम चिंतामणि रस। लेना है? 45 डेज। अगर 98% भी ब्लॉक हो तो गया है अनुपान ना, क्या है उसका? अनुपान तो आप पेशेंट के हिसाब से अनु कर सकते। पेशेंट टू पेशेंट रहता है ना, जैसे हाइपर एसिडिटी हो रहा है तो मक्खन के साथ दें, या फिर अर्जुन के उसके साथ दें। हार्ट वीक है, या अगर भूख नहीं लग रही है तो आप दीपन पाचन के आसवरिष्ट के साथ, अर्जुनारिष्ट के साथ दें, अर्जुन शीरपा के साथ दें। लेकिन हर तरह के हार्ट ब्लॉक में आप और दवाइयां दे, नागार्जुन आवर्त, प्रभाकर वटी, हृदय अर्णव रस, ये सब दे, लेकिन ब्लॉकेज, पर्टिकुलर ब्लॉकेज को आपको खोलना है। जो एंजियोप्लास्टी में वो लोग करते हैं, स्टेंट डालते हैं, सब क्लीन करते हैं, तो वो नेचुरल वे से करना है। तो हीरक भस्म और त्रैलोक्य की चिंतामणि रच दे, और आप रिजल्ट देखिए क्या आता है। मतलब चमत्कार हो जाता है कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया पूरा। जी। तो डोज तो वही रहेगा ना सर, इसमें 125 इसमें सर हाँ, इसके और हिसाब से, आपके हिसाब से इसमें दशमूल और उसको भी लगाना चाहिए, अर्जुन को। शालीपर्णी, हाँ शालीपर्णी का दशमूल का प्रयोग कर सकते हैं। अनुपान अलग अलग दशमूल होता है। और अर्जुन। अर्जुन, हाँ, अर्जुन है वो हार्ट के कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हाँ सर, इसीलिए कह और रहा हूँ उसमें मैं, दोनों, रक्त, क्योंकि बात सामग्री के बिना बात के रोग होगा ही नहीं। उधर हाँ वो दोनों काम करेगा, बात पे भी काम करेगा, और उधर वो अपना ये भी काम करेंगे, त्रिलोक चिंतामणि और हाँ हीरक वसम भी। हाँ। और बहुत सारे लोगों को जो हार्ट में पेन हो रहा है, ब्लॉकेज नहीं है लेकिन पेन हो रहा है, तो उसमें रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक ये देते हैं, तो उससे भी फायदा हो जाता है। लेकिन ब्लॉकेज जहां है वहां पे ये दीजिए, और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। इसका महीने का खर्च 5-6 5 हजार 7 हजार तक आता है, त्रैलोक्य चिंतामणि और हीरक भस्म का। लेकिन वहां इतने लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, और उसके बाद स्टेंट बैठा है, फिर से बाईपास करो, या फिर से वो प्रॉब्लम, तो बार बार होने से अच्छा है कि एक बार यही दे दें, पूरा ठीक कर देता है। मैं त्रैलोक्य चिंतामणि पे एक लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा कितना अच्छा है वो हार्ट की बीमारियों पे। जी ठीक है, तो मैं सेशन बंद करूं? हरिहर सर आप बोलिए, मैं सेशन बंद करता हूँ। जी सर। यशत भस्म का प्रयोग करिए, फिर मुझे बताइएगा कैसा रिजल्ट है। सर हाँ बोलिए। एक हम पूर्व रूप का भी एक कुछ लेक्चर्स लेंगे क्या? व्याधि हाँ के पूर्व रूप। हाँ, आप तो बोलिए कब। व्याधि, हाँ, व्याधि समझने में जल्दी आ सकता है ना ठीक है, पूर्व रूप अगले में? हफ्ते से 7 बजे के लेक्चर में हम बीच बीच में क्या करेंगे, एक दिन हम हाँ वनस्पति पढ़ेंगे, एक दिन हाँ भस्म पढ़ेंगे, और एक दिन हाँ हर व्याधि का पूर्व रूप पे डिस्कस करेंगे। हाँ प्रमेय का पूर्व रूप, ज्वर का पूर्व रूप, रक्त पित्त का, विसर्प का, प्रमेय का, हर चीज का, हाँ। राज्यक्षमा का, कास का, श्वास का। हाँ सही बताया आपने। चलिए। ठीक है, और एक बस्ती वाला भी हमारा रह गया है, बस्ती का भी करना है हमें सब, सर बहुत सारा। पूर्ण रूप के साथ में उपद्रव यदि आ जाते हैं तो उसमें भी पेशेंट के हाथ की स्थिति में मालूम पड़ हाँ जाता है हाँ कि ठीक है। रोग को पैदा करता है, उसके हिसाब से उपद्रव यदि होंगे, हाँ कोई अपने आगे की स्टेज में आया तो उसको भी मालूम पड़ जाएगा कि परतंत्र रोग है बजाय हाँ स्वतंत्र रोग के। हाँ ठीक है, उस पे भी हम करेंगे, पूर्व रूप करके उपद्रव, हाँ उस पे भी करेंगे। ठीक है सर, और मैं ना टॉपिक दे दिया करूंगा, आप लोग भी पढ़ पढ़ के आइए,
और फिर उस पर डिस्कस करेंगे रोज। चलिए अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। 9 बजे का जो सेशन होगा उसमें जमदग्नि सर के कुछ विचार है, उस पर मैं चर्चा करूंगा और फिर केस टेकिंग होगा 9 से 10 के बीच में। अभी 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।